आज हम कक्षा 8वीं का 17वां चैप्टर तारे और सौर परिवार के बारे में पढ़ेंगे। आप जब रात को आसमान में देखते हैं तो आपको बहुत सारे जो आकाशीय पिंड है वो दिखाई देते हैं, जैसे तारे, चंद्रमा, ग्रह, उल्कापिंड या फिर दिन में जो है सूरज जो दिखाई देता है, ये सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इनको इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कहते हैं। इनमें से कुछ जो पिंड होते हैं उनका खुद का प्रकाश होता है, जैसे तारे और सूर्य। ऐसे जो पिंड हैं उनको दीप्त पिंड कहते हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रमा और जो ग्रह हैं वो सूर्य की रोशनी से प्रदीप्त होते हैं, अर्थात सूर्य की रोशनी को परावर्तित करके वो हमें चमकते हुए नजर आते हैं। ऐसे पिंडों को हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं। और विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम खगोलीय पिंड और उनसे संबंधित परिघटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको खगोलिकी या फिर एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। इस चैप्टर में हम इन्हीं सभी खगोलीय पिंडों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रात के आसमान में जो सबसे ज़्यादा दिखाई देता है, या सबसे बड़ा अगर कोई आकाशीय पिंड दिखाई देता है तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा को इंग्लिश में मून कहते हैं। चंद्रमा हमेशा एक जैसा नहीं दिखता है। आपने देखा होगा पूर्णिमा की रात को चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, पूरा गोल दिखाई देता है। वहीं उसके 15 दिन के बाद अमावस्या की रात को वह बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और एक अमावस्या से दोबारा दूसरी पूर्णिमा तक वो फिर से उसका साइज जो है वो बढ़ता रहता है। ये जो चंद्रमा का आकार रोज बदलने की जो परिघटना है, इसको चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चंद्रमा पूर्णिमा से उसका साइज घटना शुरू हो जाता है। अमावस्या वाले दिन वो अमावस्या वाली रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, और अमावस्या से अगली पूर्णिमा तक वो फिर से उसका साइज बढ़ने लगता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच का जो समय है वो लगभग 29 दिन का समय होता है, और इसे हम एक चंद्रमास भी कहते हैं। चांद के हिसाब से या चंद्रमा के हिसाब से जो महीना होता है उसे चंद्रमास कहते हैं। आपने देखा होगा भारत में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे दिवाली है, दिवाली अमावस्या को मनाई जाती है। ईद जो है वो नवचंद्र जो होता है, जो एक कटार के रूप में जो सबसे नया चंद्रमा होता है, उस दिन मनाई जाती है। होली पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा जो है वो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। तो हमारे देश में जो त्यौहार हैं वो लगभग ज़्यादातर त्यौहार जो हैं वो चंद्रमा की कलाओं के हिसाब से ही मनाए जाते हैं। इस डायग्राम में जो लड़की दिख रही है आपको, वो चंद्रमा की कलाएं नोट कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो, शुरू में ये पूर्णिमा को दर्शा रहा है पूरा चंद्रमा, उसके बाद साइज घटता गया और लास्ट में जो आज ये चंद्रमा दिख रहा है उसको नोट कर रही है। ठीक है, इसके बाद अमावस्या का दिन आएगा। तो ये चंद्रमा की कलाएं कहलाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि चंद्रमा की कलाओं का कारण क्या है। ये कलाएं हमें क्यों दिखाई देती, हमें चंद्रमा हमेशा एक जैसा क्यों नहीं दिखाई देता। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि चंद्रमा हमें सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। चंद्रमा के ऊपर सूर्य की रोशनी गिरती है, और वो रोशनी का जिस पार्ट पे वो रोशनी गिरती है वो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हुआ चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है उसके पीछे का कारण। लेकिन हमने जानना है चंद्रमा की कलाओं के पीछे का कारण। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इन तीनों के चक्कर लगाने से जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश गिरता है हमें वही हिस्सा दिखाई देता है। जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, इस वाले पार्ट में हमें ये वाला हिस्सा दिख रहा है सिर्फ। फिर चंद्रमा का जो साइज है, जो आकार है वो बढ़ता गया, और यहाँ पे ये पूर्णिमा को दर्शा रहा है। पूर्णिमा से फिर इसका साइज जो है वो घटना शुरू हो जाता है, और फिर लास्ट अमावस्या में हमें वो ऐसा ही दिखाई देता है। तो चंद्रमा की कलाओं का कारण ये होता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इस चक्कर लगाने की जो घटना है, इसके बीच जिस हिस्से पर, चंद्रमा के जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वही हमें दिखाई देता है। यही चंद्रमा की कलाओं का कारण है। इन कलाओं को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। अपने एक दोस्त को बोलिए कि एक 2 मीटर त्रिज्या से एक सर्कल बनाए, एक वृत्त बनाए, और उसके केंद्र में खड़ा हो जाए या खड़ी हो जाए। और वो दोस्त अपने हाथ में एक बॉल ले लेगा, जिसका आधा साइड, उस बॉल का आधा साइड सफ़ेद कलर
और बाकी का आधा साइड ब्लैक कलर होगा। सफ़ेद कलर उस हिस्से को दिखाएगा जिस पे सूरज गिर रहा है और ब्लैक कलर दिखाएगा जिस पे सूरज की रोशनी नहीं आ रही है। और वो दोस्त आपका आपके चारों ओर चक्कर लगाएगा, इस तरह से चक्कर लगाएगा कि जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो हमेशा सूरज की तरफ रहे। अगर आप ये एक्टिविटी सुबह कर रहे हैं तो सफ़ेद वाला हिस्सा आपने पूर्व दिशा में रखना है। अगर आप ये एक्टिविटी शाम को कर रहे हैं तो सफ़ेद वाला हिस्सा आपने पश्चिम दिशा में रखना है। और फिर उसको बोलो कि वो आपके चारों ओर चक्कर लगाए। फिर आपको जो है चंद्रमा की कलाएं जो हैं वो दिखाई देंगी। आपको उस बॉल का जो सफ़ेद हिस्सा है कभी उसका कम पार्ट दिखाई देगा, कभी उसका ज़्यादा हिस्सा दिखाई देगा, और यही चंद्रमा की कलाओं का कारण है। इसके बाद आता है चंद्रमा का पृष्ठ। देखो, हम यहाँ से चंद्रमा देखते हैं, हमें बड़ा आकर्षक लगता है। हमने हिंदी में कविताओं में भी पढ़ा है चंद्रमा का गुणगान, और हमें बड़ा आकर्षक लगता है वो। परंतु चंद्रमा का जो पृष्ठ होता है वो एकदम प्लेन नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे भी हैं और बहुत बड़े बड़े पहाड़ भी हैं। चंद्रमा के गड्ढों को हम क्रेटर कहते हैं, और चंद्रमा के पृष्ठ पर ऐसे ऐसे पहाड़ भी हैं, ऐसे ऐसे पर्वत भी हैं। जो हमारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उतनी ऊंचाई के पर्वत भी वहाँ पर हैं। और चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला जो इंसान था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, और उनके साथ एडविन एल्ड्रिन। ये दो नासा के एस्ट्रोनॉट थे जो सन 1969 में चंद्रमा के पृष्ठ पे उतरे थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं तारे। चंद्रमा जो सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है रात में, उसके साथ साथ हमें असंख्य तारे नज़र आते हैं रात के आसमान में, बहुत सारे तारे। सूर्य जो हमारा है वो भी एक तारा है, परंतु सूर्य हमें बहुत बड़ा नज़र आता है क्योंकि सूर्य पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। तारे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, उनका खुद की रोशनी होती है। दिन के समय भी तारे होते हैं आसमान में, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी की वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। तारे हमें हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। अब पृथ्वी अगर पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी तो तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए नजर आएंगे। अगर मैं गलत बोल गया हूं तो दोबारा बोलता हूं। अगर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है तो तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए दिखेंगे। ये कुछ ऐसा ही है, जब आप ट्रेन में बैठ के सफ़र करते हो तो आपको जो आसपास के पेड़ पौधे हैं वो पीछे की ओर गति करते नजर आते हैं, क्योंकि आपकी ट्रेन जो है वो आगे की ओर गति करती है। अगर ट्रेन आगे की ओर गति करती है तो आपको पेड़ पौधे पीछे जाते हुए नजर आएंगे। इसलिए पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व, और तारे हमें नजर आते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए। यही इसका कारण है। सूर्य के पश्चात जो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 8 प्रकाश मिनट दूर है, तो वहीं पर जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है वो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है, परंतु सूर्य के पश्चात जो सबसे नज़दीक जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब बात आती है यहाँ पर, ये प्रकाश वर्ष क्या चीज़ है। ये हमने तो सुना ही नहीं आज तक कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्रकाश वर्ष जो है वो समय की इकाई नहीं है। वर्ष वैसे तो समय की इकाई होती है, लेकिन यहाँ पे प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। जब हमें बहुत ज़्यादा दूरी मापनी होती है तब हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। प्रकाश वर्ष का अर्थ ये होता है कि जो प्रकाश होता है, लाइट जो होती है, वो एक साल में कितनी दूरी तय करेगी वो बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष के। हम जानते हैं कि जो हमारी लाइट है वो एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है लाइट की। तो एक सेकंड में इतना मीटर ट्रैवल करती है, तो एक साल में जो ट्रैवल करेगी वो प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष का सीधा सा मतलब होता है कि जो हमारा प्रकाश है वो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा, उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे कितनी दूर है? 4.3 प्रकाश वर्ष दूर, अर्थात इतने प्रकाश वर्ष दूर है प्रोक्सिमा सेंटोरी। अब एक प्रकाश वर्ष जो है अगर हम कैलकुलेट करें इसके हिसाब से, तो लगभग 9.46
गुना 10 की शक्ति 15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। और जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है वो हमसे ऐसे 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और प्रकाश वर्ष का सीधा सा मतलब होता है प्रकाश एक साल में, एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद आता है ध्रुव तारा। हमने ये चीज़ समझी कि तारे हमें हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए नजर आते हैं। वहीं एक ऐसा तारा होता है जिसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है, वो हमें हमेशा एक ही दिशा में नजर आता है, वो कभी भी घूमता हुआ या फिर आगे पीछे जाता नजर नहीं आता। उसका नाम है ध्रुव तारा या फिर पोल स्टार। ध्रुव तारा क्यों हमें एक ही जगह पर नजर आता है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। हम एक छाता लेंगे और उसके चारों तरफ बहुत सारे जो सितारे हैं, जो स्टार हैं, वो चिपका देंगे और एक स्टार हम यहाँ इस बीच वाली पोजीशन पे भी लगा देंगे। अब अगर मैं इस छाता को घुमाता हूँ, चाहे मैं इस साइड घुमाऊँ चाहे मैं इस साइड घुमाऊँ, तो बाकी सभी तारों की स्थिति बदलेगी। मतलब वो तो घूमते हुए नजर आएंगे हमें, परंतु जो बीच में जो तारा है वो हमें घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो उसी एक्सिस के ऊपर है जिस एक्सिस पे हम घुमा रहे हैं, उसी अक्ष पर है जिस अक्ष पर हम इस छाता को घुमा रहे हैं। इसलिए वो हमें इधर उधर जाता नजर नहीं आएगा, वो हमें एक ही पोजीशन पे फिक्स नजर आएगा। तो अगर ये छाता हमारा आकाश है, आसमान है, तो ये बीच वाला जो तारा है ये ध्रुव तारा है। अब समझते हैं पृथ्वी का एग्जाम्पल लेके। पृथ्वी के हिसाब से ध्रुव तारा इस स्थिति पर है, ये हमारी पृथ्वी की घूमने की एक्सिस है या अक्ष है। इस अक्ष पर हमारी पृथ्वी इस तरह से घूमती है। क्योंकि ये अक्ष पर स्थित है इसलिए ये हमें घूमता हुआ नजर नहीं आता, इसकी पोजीशन हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई ऐसा कौन सा तारा है जो हमें घूमता हुआ नजर नहीं आता या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर जाता नजर नहीं आता, तो ध्रुव तारा। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी की जो अक्ष होता है, जो एक्सिस होती है, उसी के ऊपर स्थित है। समझने के लिए हमने छाता का एग्जाम्पल लिया। इसके बाद आते हैं तारामंडल। तारामंडल का मतलब होता है तारों का वह समूह जो किसी पहचानने योग्य आकृति से मेल खाता हो। मतलब कुछ तारों का समूह जो हमें एक ऐसा लगे कि भाई इसकी शेप जो है वो किसी चीज़ से मिल रही है, उसको हम तारामंडल कहते हैं। जैसे ग्रेट बियर, ओरायन, अर्सा मेजर, ये सब कुछ तारामंडल हैं। इनके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। देखिए, ग्रेट बियर ये तारामंडल है, भालू जैसी आकृति बनाता है ये। ओरायन एक शिकारी जैसी आकृति बनाता है। कैसियोपिया ऐसी आकृति बनाता है जैसे कि एक कुर्सी के ऊपर एक लेडीज बैठी हो। वहीं लियो मेजर जो है वो एक शेर जैसी आकृति बनाता है। तो ये तारों के समूह हैं जो एक विशेष आकृति बनाते हैं, उनको हम तारामंडल कहते हैं। कई बार पेपर में इनसे भी सवाल पूछा जाता है कि ग्रेट बियर में किसकी शेप होती है? भालू की शेप है। ओरायन में एक शिकारी की शेप है। कैसियोपिया में एक औरत कुर्सी पे बैठी हुई है। और लियो मेजर जो है वो शेर जैसा दिखता है। तो ऐसा भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। अब जो हमारे पास एक जो हम अगर आप देखें, रोज आपको उत्तर दिशा में एक तारामंडल दिखाई देता है जिसको हम अर्सा मेजर या फिर हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यह सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। इसको अर्सा मेजर या फिर सप्तऋषि कहा जाता है। और इस सप्तऋषि के अगर ऊपर वाले 2 तारे से हम सीधी रेखा खींचें तो वो सीधी ध्रुव तारे में जाके मिलती है। मतलब अगर मुझे आकाश में, आसमान में ध्रुव तारा ढूंढना है तो मैं सबसे पहले सप्तऋषि को ढूंढ लूँ और उसके क्वेश्चन मार्क, जो ये इस तरह का क्वेश्चन मार्क जैसी शेप बनाता है, और इस क्वेश्चन मार्क की शेप में जो सीधे वाले ये तारे हैं, इनकी सीध में अगर मैं देखूँ एक लाइन में, तो मुझे यहाँ पर ध्रुव तारा देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है। और सप्तऋषि इस ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर आप रात के अलग अलग समय में इसको देखेंगे, जैसे कि मान लो रात के 9 बजे आपने देखा तो वो यहाँ पर मिलेगा, फिर आपने रात को 12 बजे देखा तो वो यहाँ पर मिलेगा, फिर आपने रात को 3 बजे देखा तो यहाँ मिलेगा, और सुबह 5 बजे देखा तो यहाँ मिलेगा। तो ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ प्रतीत होता है सप्तऋषि या फिर अर्सा मेजर। और ध्रुव तारे को पहचानने के लिए हम सप्तऋषि का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हमारे पास जो ओरायन है, ओरायन के अंदर ये कुछ मुख्य तारे हैं जिनको लाइनों से दिखाया हुआ है। इसमें जो ये बीच वाले 3 तारे हैं, इनकी अगर एक सीध में लाइन खींचूं मैं, तो यहाँ पर आपको हमारे
जो आकाश में दिखाई देते हैं उसका सबसे चमकीला तारा देखने को मिलेगा, उस तारे का नाम है सीरियस। सीरियस नाम का तारा हमारे आकाश का सबसे चमकीला तारा है। अगर पेपर में आ जाए कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो सीरियस है। उसको देखने के लिए हम ओरायन के जो बीच वाले 3 स्टार हैं उनसे सीधी रेखा खींचे तो हमें सीरियस जो तारा है वो मिल जाएगा। तो ये तारामंडल एक दूसरे तारे को पहचानने में भी मदद करते हैं और उनको खोजने में भी मदद करते हैं। ये जो ओरायन है ये अक्सर हमें सर्दी ऋतु में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है सौर परिवार। देखिए, सौर परिवार का अर्थ होता है सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो ग्रह हैं और उसके अलावा जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह या फिर जो उपग्रह होते हैं उनको हम सौर परिवार या फिर सोलर सिस्टम कहते हैं। मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने भी खगोलीय पिंड हैं उन सब का जो एक परिवार है उसको हम सौर परिवार या फिर सोलर सिस्टम कहते हैं। सूर्य तथा इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर एक परिवार बनता है जिसे हम सौर परिवार कहते हैं। इस सौर परिवार में ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं आदि शामिल हैं। हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं। जो ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम परिक्रमण कहते हैं और जो गति है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। वहीं लगभग सभी ग्रह अपने अक्ष पे भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ग्रह है, ये सूर्य के चारों ओर भी कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसको तो परिक्रमण कहते हैं। वहीं इसकी जो खुद का अक्ष होता है उसके चारों ओर भी ये चक्कर लगाता है, घूमता रहता है, उसको इसकी घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर परिक्रमण गति और अपने अक्ष पे जो गति करता है उसको घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सूर्य से दूरी के हिसाब से जो हमारे ग्रह हैं वो कुछ इस प्रकार है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये मानल गलत लिखा हुआ है, ये मंगल आएगा यहाँ पर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। और सन 2006 से पहले हमारे पास 9 ग्रह हुआ करते थे। प्लूटो नाम का एक ग्रह था जो नई डेफिनेशन आने के बाद उस ग्रह को हटा दिया गया और अब हमारे पास कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सूर्य सौर मंडल की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे जो सौर मंडल में या फिर जो सौर परिवार है उसके अंदर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य प्रकाश और ऊष्मा के रूप में हमें ऊर्जा देता है, पूरे सौर परिवार को देता है। सबसे पहले आते हैं ग्रह। ग्रह तारों की भांति प्रतीत होते हैं परंतु ये तारों की भांति टिमटिमाते नहीं हैं। आपने देखा होगा तारे तो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं लेकिन ग्रह जो हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं और ग्रह का खुद का प्रकाश भी नहीं होता। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के चारों ओर का जो परिक्रमा है उसको पूरा करने में जो समय लगता है उसको परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे जो हमारी पृथ्वी है उसको सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने के लिए 365 दिन लगते हैं। तो वो जो 365 दिन है वो पृथ्वी का परिक्रमण काल है। ग्रह अपने अक्ष पर भी घूमते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, उसे उसकी घूर्णन गति कहते हैं। और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में जो समय लगता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। लगभग 24 घंटे का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पे चारों ओर घूमने में। तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे है। अब सूर्य के अलावा किसी और पिंड के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। आमतौर पे क्या होता है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले भी आकाशीय पिंड या फिर खगोलीय पिंड होते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी के पास जैसे एक प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उपग्रह अक्सर 2 प्रकार के हैं। एक कृत्रिम उपग्रह होते हैं जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, उनको पृथ्वी का कक्षा में छोड़ा जाता है। वहीं जो प्राकृतिक उपग्रह होते हैं वो प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति ने लगा के रखे हैं, उनको वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि चंद्रमा। अब ग्रह जो हैं उनकी इस गति को समझने के लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है। आप ऐसे ही एक अलग अलग लाइनें खींच के गोल गोल बीच में एक अपने दोस्त को खड़ा कर दीजिए, वो सूर्य का काम करेगा। और जो आप लोग चक्कर लगाएंगे तो सबसे पहला बुध ग्रह, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल ग्रह। इस तरह से आप उसके परिक्रमण को समझ सकते हैं। ग्रह अपने जो अक्ष पे चक्कर लगाते हैं वो एक लट्टू की तरह चक्कर, जैसे लट्टू ये इस तरह से घूम रहा है तो ये जो गति है वो घूर्णन गति कहलाती है। और एक पूरा चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लगता है उसको घूर्णन काल कहते हैं। जो इससे पहले वाली जो हमने एक्टिविटी देखी थी
ये वाली ये परिक्रमण के लिए है, ये सब इसके सूर्य के परिक्रमण कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमण गति कहलाएगी, और जो टाइम लगेगा वो परिक्रमण काल कहलाएगा, और अपने अक्ष पे जो टाइम लगता है उसको घूर्णन काल कहते हैं, और जो गति है उसको घूर्णन गति कहते हैं। इसके बाद हम एक एक ग्रहों के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से ग्रह की क्या क्या खास बात है। सबसे पहले देख लीजिए बुध। बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगर आपसे पूछ रहे कि सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है तो वो बुध है। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह भी है। ये खूबियां हैं, सबसे निकट है, सबसे छोटा है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है खुद का। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र जो ग्रह है वह पृथ्वी का सबसे नज़दीक ग्रह है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह है। यह सुबह शाम दिखाई देता है। शुक्र ग्रह की एक बात यह है कि हम इसको सुबह शाम देख सकते हैं। सुबह सूर्य उगने से पहले हम इसको पूर्व दिशा में देख सकते हैं, एक चमकीला सा तारा दिखेगा आपको, और सूर्यास्त होने के तुरंत बाद हम इसको पश्चिम दिशा में देख सकते हैं, और इसी वजह से इसको हम संध्या तारा या फिर प्रभात का तारा भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि भाई संध्या तारा या फिर प्रभात तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कारण भी बता दिया मैंने आपको। यह भी चंद्रमा की तरह कलाएं दिखाता है। जो शुक्र ग्रह है यह भी चंद्रमा की तरह कलाएं, जैसे चंद्रमा जो है वो उसका आकार बदलता रहता है, इसी तरह शुक्र का भी जो है आकार बदलता रहता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, शुक्र ग्रह जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। आमतौर पे सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और लास्ट में हम एक ग्रह देखेंगे वो दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। और ये आपको शुक्र ग्रह की कलाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे चंद्रमा की कलाएं नजर आती है, इसी तरह शुक्र ग्रह भी कलाएं दिखाता है। अगर ये पूछ ले कि कौन सा ग्रह कलाएं दिखाता है चंद्रमा की तरह, तो आप बोलेंगे शुक्र ग्रह। इसके बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप तो बहुत अच्छे से जानते हो। इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह अकेला ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ होता है। ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और इसी झुकाव के कारण हमारे जो पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। अलग अलग ऋतु आती, कभी सर्दी की ऋतु, कभी गर्मी की ऋतु, कभी बरसात की ऋतु। ये सारी की सारी जो ऋतुएं हैं वो इसी झुकाव की वजह से होती हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर इसका अपना खुद का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, पानी भी है हमारे यहाँ पे, और अकेला ऐसा ग्रह है सौर परिवार का जहाँ पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी के बारे में तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। और पृथ्वी का अपना एक चंद्रमा भी है, एक अपना प्राकृतिक उपग्रह भी है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। इसके बाद आता है मंगल। मंगल ग्रह जो है वो हल्का रक्ताब नज़र आता है। रक्ताब का मतलब होता है हल्का लाल नज़र आता है। इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस इनका नाम है, ठीक है। तो मंगल के बारे में ये खास बात है। इसके बाद है हमारे पास बृहस्पति। बृहस्पति की खास बात यह है कि बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर कोई पूछ ले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा हमने अभी बताया था कि वह बुध ग्रह है। बृहस्पति जो है लगभग पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है। मतलब एक बृहस्पति के बराबर 1300 पृथ्वी हैं वो उसके बराबर होंगी। यह अपने अक्ष पर बहुत तेज घूर्णन करता है। सबसे तेज घूर्णन करता है अपने अक्ष पर। हमारी पृथ्वी को घूर्णन काल या फिर घूर्णन पूरा करने के लिए 24 घंटे की ज़रूरत होती है, वहीं ये इतना फास्ट है, ये लगभग 9 साढ़े 9 घंटे में अपना जो घूर्णन है वो कंप्लीट कर लेता है। तो सबसे फास्ट घूर्णन, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह अगर पूछ ले तो बृहस्पति है वो। इसके अनेक उपग्रह हैं, बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन जब हम इसको दूरदर्शी से देखते हैं तो हमें इसके 4 उपग्रह साफ साफ दिखाई देते हैं। 3 ये रहे और 1 ये रहा, देख लीजिए, ठीक है। 4 उपग्रह इसके बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे देते हैं। इसके बहुत सारे ग्रह हैं। अगर ये पूछ रहे कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट है हमारे पास शनि। शनि का नाम सुनते ही आपको ये चित्र अपने आप दिमाग में आ जाता है। शनि का रंग हल्का पीला सा नजर आता है। इसके चारों ओर बहुत सुंदर वलय हैं। ये जो आपको चारों ओर चक्र दिखाई दे रहे हैं ये वलय कहलाते हैं। इसी के चारों ओर बहुत सारे वलय होते हैं जो हमें बड़े खूबसूरत दिखते हैं और अच्छे दिखते हैं। इसके भी बहुत सारे उपग्रह हैं और यह सबसे विरल ग्रह है, मतलब इसका घनत्व सबसे कम है। अगर ये पूछ ले कि ग्रहों में सबसे कम घनत्व किसका है, तो वो शनि का है। इसका घनत्व पानी से भी कम है। पानी से भी कम होने का अर्थ है अगर शनि
अगर शनि ग्रह को हम पानी में डालेंगे तो पानी में वो तैरेगा, इसका घनत्व इतना कम है। तो सबसे विरल ग्रह अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे शनि। इसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस भी शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, बाकी सारे 6 ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं, लेकिन शुक्र और यूरेनस ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। ये इसकी खास बात है, ठीक है। यह अपने अक्ष पे बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। जैसे हमने बताया था पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, मतलब अगर पृथ्वी का ये अक्ष है ओरिजिनल, तो पृथ्वी इतनी झुकी हुई है, इसके बीच में जो कोण बना हुआ है झुकाव का वो 23.5 डिग्री था। लेकिन ये जो ग्रह है ये बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। देख लीजिए यहाँ पर इसकी अक्ष है और ये बिल्कुल ऐसा गिरा हुआ सा नज़र आता है, और जब ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो ये लुढ़कता हुआ सा नज़र आता है, जैसे कोई लुढ़का रहा हो इसको, ये लुढ़क रहा है, ठीक है। ये यूरेनस था। यूरेनस के बाद हमारे पास 8वां और सबसे आखिरी है नेपच्यून। नेपच्यून जो ग्रह है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह, मतलब सबसे बाहर वाला है, और सबसे सघन ग्रह भी है। गर्भ नहीं, ग्रह। सबसे सघन ग्रह भी है नेपच्यून, मतलब इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम घनत्व पूछ ले तो शनि, सबसे ज़्यादा घनत्व पूछ ले तो नेपच्यून। तो ये सारे हमारे ग्रह थे। इन ग्रहों को हम 2 तरह से बांटते हैं, कुछ को कहते हैं आंतरिक ग्रह और कुछ को कहते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह जो हैं वो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सूर्य के नज़दीक होते हैं और इनके प्राकृतिक उपग्रह बहुत कम होते हैं। वहीं जो बाह्य ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इनमें सभी में वलय पाए जाते हैं और इनके बहुत ज़्यादा जो हैं अधिक संख्या में प्राकृतिक उपग्रह पाए जाते हैं। ये आंतरिक और बाह्य ग्रह, ये भी कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। अब इनके अलावा सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले है क्षुद्र ग्रह, इनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। धूमकेतु, इनको कोमेट्स कहा जाता है, फिर पुच्छल तारा भी कहते हैं। उल्काएँ या फिर उल्का पिंड, मीटियोर, उल्काओं को मीटियोर्स कहते हैं और उल्का पिंड को मीटियोराइट्स कहते हैं। और लास्ट में है कृत्रिम उपग्रह, जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड्स। देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। उस गैप में बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। उसको पूरे को हम एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं या फिर एस्ट्रॉइड पट्टी भी कहा जाता है हिंदी में। आप देख लीजिए, ये जो कक्षा है ये मंगल की कक्षा है और ये जो कक्षा है ये बृहस्पति कक्षा है। इसके बीच में जो आपको ये छोटे छोटे काले काले धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी है और इसमें बहुत सारे क्षुद्र ग्रह जो हैं वो पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह अर्थात एस्ट्रॉइड्स। इसके बाद आते हैं धूमकेतु या फिर कोमेट्स। इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। इनकी एक चमकीला सर होता है और एक लंबी पूंछ होती है और ये लगभग एक फिक्स अंतराल के बाद दिखाई देते हैं। जैसे कि हेलिका नाम का जो धूमकेतु है वो हर 76 साल में नजर आता है। ये लास्ट टाइम 1986 में दिखाई दिया था। आप इसमें 76 जोड़ के चेक करिए कि अगली बार ये कौन से सन में दिखाई देगा। जब ये धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो इनकी जो पूंछ है वो बड़ी हो जाती है। देखिए, ये एक धूमकेतु दिखाया गया है, ये इसका चमकीला सर और ये पीछे की पूंछ होती है। जब ये सूर्य से दूर है तो देखिए इनकी पूंछ की साइज छोटी है और जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आते हैं इनकी जो पूंछ की साइज है वो बढ़ती जाती है और जैसे फिर ये दूर जाएंगे इनकी पूंछ की साइज फिर से घट जाती है। ये भी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं। इनको धूमकेतु, कोमेट्स या फिर पुच्छल तारा कहते हैं। इसके बाद आते हैं उल्काएं और उल्का पिंड। आपने अक्सर रात के आसमान में टूटते तारे देखे होंगे। तारे कभी नहीं टूटते, वो जो टूटते तारे हैं वो असल में उल्काएं होती हैं। ये छोटे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और घर्षण के कारण, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत सारी वायु गैस जो है अलग अलग होती हैं, उनके साथ घर्षण करके ये जल उठते हैं और ये जलते हुए हमें ऐसे नजर आते हैं कोई तारा टूट रहा हो। इसलिए इनको शूटिंग स्टार या फिर टूटता तारा कहते हैं। परंतु ये तारे नहीं होती, ये उल्काएं होती है, छोटे छोटे पिंड होते हैं। अगर इनमें से कोई उल्का जो है वो इतना बड़ा हो कि वो पृथ्वी के सतह तक पहुंच जाए, मतलब घर्षण के बाद भी खत्म ना हो और फिर भी पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। यही अंतर है उल्काओं में और उल्का पिंड में। उल्काएं तो
आसमान में ही खत्म हो जाती हैं, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती घर्षण के कारण। वहीं जो उल्कापिंड होते हैं वो पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं, तो उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार करती है, हमने जो पिछली स्लाइड में देखा था धूमकेतु की पूंछ को पार करती है तो बहुत सारे उल्का दिखाई देते हैं हमें आकाश में, तो इसको हम उल्का वृष्टि कहते हैं, अर्थात उल्काओं की बारिश कहते हैं। उल्का वृष्टि का कारण है जब पृथ्वी किसी धूमकेतु की पूंछ को पार कर रही हो। इसके बाद आते हैं कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं, मानव निर्मित होते हैं। बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह हैं जो भारत ने भी स्थापित किए हैं। भारत का सबसे पहला जो कृत्रिम उपग्रह है वो आर्यभट्ट था। उसके अलावा भारत के कुछ और कृत्रिम उपग्रह जैसे IRS, इनसैट, कल्पना 1, एड्यूसैट आदि। कृत्रिम उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है मौसम का पता लगाने के लिए, मौसम विभाग वाले इस्तेमाल करते हैं, रिमोट सेंसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन जो हम लोग फ़ोन पे बातचीत करते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैटेलाइट फ़ोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब तकनीकी के लिए कृत्रिम उपग्रहों का इस्तेमाल किया जाता है और इनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है और ये मानव निर्मित होते हैं। भारत का सबसे पहला उपग्रह कृत्रिम वो आर्यभट्ट है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट है हमारे चैनल की, जैसे सभी कक्षाएं, कक्षा 6, 7, 8 के हिंदी मीडियम के पूरे चैप्टर्स की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएंगी। और साथ में हमने जो NMMS एग्ज़ाम होता है 8th क्लास के बच्चों की स्कॉलरशिप का, उसके लिए प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन वो हमने डाले हुए हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट के अंदर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।